तो हमने जैसे बोला फ्लॉपी ड्राइव और मेमोरी के बारे में कि यहाँ पे जो डाटा स्टोर होता है वो स्टोर कैसे होता है, अलग अलग जगह पहले समझ लेते हैं। तो हमने जैसे कि बोला कि रैम जो होती हैं, रैम डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती, और रैम से आजकल सारे बच्चे परिचित हैं क्योंकि मोबाइल में भी रैम, कंप्यूटर में भी रैम। तो रैम जो डाटा को स्टोर करती है ये सिर्फ प्रोसेस के दौरान स्टोर करती है, क्योंकि CPU डज नॉट रीड द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। यानी जो प्रोसेसर होता है, CPU होता है, ये डाटा को डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से रीड नहीं करता। फर्स्ट ट्रांसफ़र इन मेन मेमोरी देन CPU रीड। यानी पहले वो डाटा किसमें ट्रांसफ़र होता है, मेन मेमोरी में, और उसके बाद ही CPU उस डाटा को रीड करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो CPU जितना भी डाटा एक्सेस करता है, तो वैसे तो हम पूरे बॉक्स को CPU बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो CPU पूरा बॉक्स नहीं होता। CPU एक प्रोसेसर टाइप का उपकरण होता है, ठीक है, जो डाटा प्रोसेस करने के लिए लगाया जाता है। और CPU जितना भी डाटा लेता है वो रैम से लेता है। रैम देखने में इस तरह से लगती है, ठीक। रैम में जो डाटा स्टोर होता है ये भी टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर होता है और अनसीक्वेंसली स्टोर होता है। अनसीक्वेंसली मतलब यहाँ पे डाटा स्टोर होने का कोई क्रम नहीं होता, इसीलिए इसे रैम कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा होता है वो यहाँ स्टोर करेगा, और जो ही वो प्रोसेस होना बंद हो जाएगा रैम उसको क्लियर कर देगी। बाकी डाटा जो है मोबाइल वगैरह में रोम में स्टोर होता है। रोम भी दो भागों में बटी होती है, एक सिस्टम प्रोग्राम रोम जिसमें उस सिस्टम के प्रोग्राम रहते हैं। जैसे हम मोबाइल ख़रीद के लाते हैं तो उसमें भी आप देख रहे हैं 3 से 4 GB पहले से ही भरा रहता है, वो आपका बायोस भी बोला जाता है और प्योर रोम होता है, उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद बारी आती है यूजर प्रोग्राम रोम की। यूजर प्रोग्राम रोम में जो यूजर डाटा रखता है वो रहते हैं। बाकी रैम तो डाटा को सिर्फ प्रोसेस के दौरान स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर नहीं करती। जनरली लॉन्ग टर्म के लिए जो डाटा स्टोर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हमने बोला कि जो फ्लॉपी होती हैं, तो फ्लॉपी का सिस्टम ये होता है कि फ्लॉपी डाटा को जो स्टोर करती हैं ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्टोर करती हैं, क्योंकि इनमें मेमोरी बहुत ज़्यादा नहीं होती और आजकल फ्लॉपी का इस्तेमाल भी नहीं होता, क्योंकि फ्लॉपी 1969 से चलन में आई थी, और तब के ज़माने में डाटा बहुत कम मात्रा में होता था और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो हमने बोला ना कि फ्लॉपी में कई साइजेज बनाए गए थे। एक आपका इसमें बनाया गया था 8 इंच फ्लॉपी, दूसरा आपका 5.25 इंच माइक्रो फ्लॉपी, तीसरा आपका 3.5 इंच मिनी फ्लॉपी। इसमें जो आपकी मिनी फ्लॉपी होती थी ये आपका 1.44 MB 1.44 MB डाटा स्टोर करती थी। MP3 गाने से भी बहुत कम। तो आप एक डाटा फाइल ही इसमें रख सकते थे, ऑडियो वीडियो के तो सपने देखना बेकार था। इसके बाद अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के तौर पे जनरली अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल होता है। वैसे आजकल SSD आने लगे हैं। SSD बहुत छोटी सी ड्राइव होती है और SSD में कोई ड्राइव ऐसे लगी भी नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई डिस्क वगैरह नहीं लगती, उसमें डाटा चिप में स्टोर होता है। बस SSD थोड़ा महंगी पड़ती है, क्योंकि जो चिप मेमोरी होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ज़्यादा आती है। कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर चिप मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में आती है और प्राइमरी मेमोरी की पर बिट कॉस्ट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी की। अभी आप 2 GB रैम लेने जाओ मार्केट में, 2 GB रैम जो हम आपको दिखाए थे, ठीक है, ये वाली मेमोरी, तो आपको ये 500 रुपये मिलेगी। लेकिन अभी आप 1000 GB हार्ड डिस्क लेने जाओ तो आपको 3000 से 3200 में मिल जाएगी। समझ में चीज़, क्योंकि चिप लेवल जो मेमोरी बनती हैं उनको बनाने में थोड़ी लागत ज़्यादा आती है। तो ये भी एग्ज़ाम से जुड़ा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें कि प्राइमरी मेमोरी की पर बिट कॉस्ट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी के। तो आप हार्ड डिस्क के बारे में जान गए, ठीक है, वो सॉरी फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो फ्लॉपी डिस्क तो बहुत पुराने समय में यूज होती थी। हार्ड डिस्क का इस्तेमाल आज भी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब हार्ड डिस्क अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म डाटा को स्टोर करती हैं, और ये कंप्यूटर में इनडायरेक्टली देखा जाए तो पोर्टेबल मेमोरी भी हैं।
क्योंकि आप हार्ड डिस्क को निकाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, क्योंकि जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं सारी आपकी ट्रांसफरेबल होती हैं, यानी पोर्टेबल होती हैं। हार्ड डिस्क को अगर हम ओपन करते हैं, इसके हिस्से को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एक आपको प्लेट का सेट मिलता है। ये आप प्लेट देख पा रहे हैं। ये प्लेट जो है ये एक चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है, इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। उस चुंबकीय पदार्थ को आयरन ऑक्साइड बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड देखने में क्रिस्टल की तरह लगते हैं, ब्लैक और शाइनिंग। हार्ड डिस्क में दरअसल एक प्लेट नहीं लगती, वैसे तो इज्जत से इन्हें प्लेटर बुलाते हैं। प्लेट तो खाना खाने वाली भी होती है। हार्ड डिस्क में जो ये डिस्क लगी होती हैं इन्हें प्लेटर्स बुलाया जाता है, और इसमें एक से ज़्यादा प्लेटर्स लगे होते हैं। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, एक प्लेटर ये लगा हुआ है और एक प्लेटर उसके नीचे लगा हुआ है। डाटा रीड राइट करने के लिए इसमें ये आर्म्स लगे होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये आर्म ऊपर वाले सरफेस या ऊपर वाले हेड का डाटा स्टोर कर रहा है, मतलब रीड राइट करता है। फिर जो बीच में आर्म लगा है ये ऊपर वाली प्लेट के नीचे वाले हेड का और नीचे वाली प्लेट के ऊपर वाले हेड का डाटा स्टोर करता है। अच्छा, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, विच डिस्क हैज़ मोर देन वन हेड। तो हार्ड डिस्क हैज़ मोर देन वन हेड। हार्ड डिस्क के हर प्लेट में 2 हेड होते हैं, और जितनी प्लेटों की संख्या बढ़ती जाएगी, अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 प्लेट लग गई तो कितने हेड हो गए? 4। यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया जाता है वो ट्रैक्स के आधार पे नहीं किया जाता। जैसे अभी हमने मेमोरी का कैलकुलेशन बताया कि जितनी भी डिस्कें होती हैं वो देखने में तो प्लेन लगती हैं, और सीडी भी हमको देखने में प्लेन लगती है, लेकिन वो डिस्कें जो होती हैं सर्कल्स में बटी होती हैं। ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, इन्हें ट्रैक्स बोला जाता है। तो ट्रैक्स की संख्या निर्धारित नहीं होती है, लेकिन ये जो पाई शेप्ड साइज बने हैं, जैसे पर्पल कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग सेक्टर बुलाते हैं। हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसे सेक्टर बुलाते हैं। सेक्टर की संख्या निर्धारित होती है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, ऐसे मिला के एक ट्रैक में 63 सेक्टर होते हैं, 63 सेक्टर होते हैं। और एक सेक्टर जो यहाँ पे है वो 512 बाइट स्पेस देता है। तो कितना स्पेस मिलता है हमें? उसके लिए आप ट्रैक्स, मतलब कुल डिस्क का साइज़ क्या है, इसके लिए कितने ट्रैक्स गुणे 63 कर दीजिए, तो सारे सेक्टर पता चल गए। जैसे 100 ट्रैक थे, एक ट्रैक में 63 सेक्टर होते हैं, तो 100 ट्रैक में कितने हो गए? 6300। अब 6300 सेक्टर बने जाके, अब एक सेक्टर 512 बाइट स्पेस देता है, तो 6300 को आप गुणा कर दीजिए कितने से? 512 बाइट से। इससे आपको डिस्क का साइज़ पता चल जाएगा, नॉर्मल डिस्क का, सीडी का, फ्लॉपी का। लेकिन हार्ड डिस्क में जो साइज़ कैलकुलेट होता है उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। हार्ड डिस्क में अलग कैसे होता है? हार्ड डिस्क में अगर हम बात करें, पहले तो हेडिंग ही लिख लेते हैं, ठीक, हार्ड डिस्क, ठीक, हार्ड डिस्क। तो इसमें बात करें तो जनरली, ठीक, जो हार्ड डिस्क होती है कंटेन्स मोर देन 1 प्लेटर्स, मतलब एक से ज़्यादा प्लेटर्स इसमें होते हैं, प्लेटर्स, एंड ईच प्लेटर, इसका जो हर प्लेटर होता है, ठीक, कंटेन 2 हेड्स। इसमें 2 तरफ डाटा स्टोर होता है, यानी ऊपर भी स्टोर होता है और नीचे भी। तो इसमें जो वो आपका ट्रैक बनता है उसका सिस्टम क्या होता है भाई? इसमें तो एक ही साइड स्टोर होता है तो आप ट्रैक्स गिन लो, लेकिन हार्ड डिस्क में दोनों साइड डाटा स्टोर होता है, तो वो ट्रैक ऊपर भी होगा, उसी प्लेटर में नीचे भी होगा, फिर नीचे वाले प्लेटर पे ऊपर होगा, फिर उसी प्लेटर में नीचे होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो वो ट्रैक का पूरा एक घेरा नीचे तक गया होगा। नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात? जैसे ऊपर एक सर्कल बना हुआ है ट्रैक, तो वो ट्रैक ऊपर भी है डिस्क में। रास्ता समझ लीजिए कि आपका एक गोल गोल ये रास्ता मिल रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे पिंक कलर का, ये ऊपर भी है नीचे भी है, नीचे वाली भी ऊपर है और फिर नीचे है। तो ये पूरा जो है
गोल रोल नीचे टाइप का गया है, तो एक ये नीचे तक है, फिर अगला भी नीचे तक है, अगला भी नीचे तक है। तो यहाँ पे साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो नमस्ते, तो साइज ऑफ डिस्क, यहाँ पे जो साइज होता है, साइज ऑफ डिस्क इज, ठीक, कैलकुलेटेड एज, यानी जो साइज़ कैलकुलेट किया जाता है, ठीक, इसको किस आधार पे कैलकुलेट किया जाता है, CHS वैल्यू के आधार पे। CHS वैल्यू क्या होती है? CHS वैल्यू के बारे में हम आपको बता देते हैं। CHS वैल्यू को नाम दिया जाता है सिलेंडर, ठीक, इनटू हेड्स इनटू सेक्टर्स। यानी यहाँ पे जो साइज कैलकुलेट किया जाता है वो किस आधार पे कैलकुलेट किया जाता है? सिलेंडर इनटू हेड्स इनटू सेक्टर्स। ये चीज़ क्या होती है पहले आप समझ लें। सिलेंडर इनटू हेड्स इनटू सेक्टर का मतलब क्या है? अब जैसे सिंगल सरफेस की जो डिस्क होती है उसमें हम कितने ट्रैक्स हैं गिन लेते हैं, और एक ट्रैक में 63 सेक्टर होते हैं, गुणे 63 कर देते हैं। अब समस्या ये है कि इसमें जो है ये ट्रैक जो है नीचे तक बनता है, ऊपर ट्रैक कई डिस्क में है, तो दूसरा ट्रैक भी कई डिस्क में है, फिर उसको एक नाम दे दिया गया सिलेंडर। अब इस तरह से अगर यहाँ पे 100 ट्रैक्स बोले जाएंगे तो जब ये कई डिस्कों में होंगे तो इन्हें 100 सिलेंडर बोला जाएगा, ठीक। अब 100 सिलेंडर है तो ट्रैक्स कैसे निकाले जाएंगे? इसका गुणा कर दिया जाता है हेड्स से। तो सिलेंडर आप समझ गए, सिलेंडर मतलब एक ट्रैक का नीचे तक का सेट गुणे हेड्स। अब हेड्स जैसे एक प्लेट में 2 हेड होते हैं तो 2 डिस्क हैं तो 4 हेड। अब 100 सिलेंडर थे, गुणे 4 कर दीजिए तो इससे ट्रैक्स पता चल जाएगा कितने ट्रैक्स हो गए। चाहे भाई आप ऐसे जोड़िए 100 4 बार जोड़िए, या आप एक काम करिए 4 हेड गुणे 100 सिलेंडर 400 हो गए, और गुणे 63 सेक्टर होते हैं, 400 गुणे 63, तो कुल मिला के सेक्टरों की संख्या पता चल गई, गुणे 512 राइट। तो यहाँ पे जो साइज कैलकुलेट किया जाता है वो किसके आधार पे कैलकुलेट किया जाता है? सिलेंडर इनटू हेड्स इनटू सेक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ मोटी मोटी चीज़ें समझ लें। जो हार्ड डिस्क होती हैं इसमें एक से ज़्यादा डिस्कें होती हैं, एक से ज़्यादा प्लेटर्स होते हैं। डाटा रीड राइट करने के लिए ऐसे आर्म लगे होते हैं, और हर डिस्क में 2 हेड्स होते हैं। दोनों हेड्स पे डाटा रीड भी होता है और राइट भी होता है। डाटा रीड राइट करने से पहले बाइनरी में बदला जाता है, फिर डाटा को इसमें पास किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कि कितने 1 आए और कितने 0 आए। इसमें जो डाटा राइट होता है इसमें मैग्नेटिक पोल्स होते हैं जिन्हें नेल्स बोला जाता है। नेल क्या होता है? एक छोटा सा स्पॉट, आप जितने में पेन से पॉइंट करते हैं इतनी जगह में हज़ारों स्पॉट होते हैं। तो इस आर्म का काम क्या होता है? जितने 1 आते हैं उन मैग्नेटिक स्पॉट पे मैग्नेट चार्ज जनरेट कर देता है, और जितने 0 आते हैं उन मैग्नेटिक चार्ज पे मैग्नेट जनरेट नहीं करता। तो जितने भी उसे 1 0 मिलते हैं उस हिसाब से उन छोटे छोटे स्पॉट पे मैग्नेट जनरेट होता है। कितनी सूक्ष्म तकनीक है आप समझिए। एक पेन के निशान में हज़ारों डॉट्स होते हैं, उतने छोटे डॉट पे जहाँ 1 है मैग्नेट जनरेट होगा, 0 है मैग्नेट जनरेट नहीं होगा। अब मैग्नेट तो लाइट जाने के बाद भी बरकरार रहेगा। फिर जब फाइल हम रीड करते हैं तो फिर ये देखता है किन किन पे मैग्नेट था और किन किन पे मैग्नेट नहीं था। इसी तरह से इसमें डाटा राइट होता है और इसी तरह से इसमें डाटा रीड होता है। यानी रीड की भी प्रक्रिया इसी तरह से होती है और राइट की भी प्रक्रिया। और ये काम कितना फास्ट होता है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसमें जो हार्ड डिस्क घूमती हैं इनकी स्पीड 7200 RPM होती है, 7200 राउंड पर मिनट। तो पंखा में घूम रहा है ये 200 RPM है, 200 राउंड पर मिनट। इससे भी 7000 पर मिनट राउंड ज़्यादा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये डिस्क कितनी तेज़ घूमती होगी, और उतनी तेज़ में मैग्नेट जनरेट करना, वो भी कितने छोटे पॉइंट पे, जहाँ आप पेन से टिक करते हैं उतने में हज़ारों, मतलब सेल्स से, कोशिका से कुछ बड़ा स्पॉट होता है। सेल्स भी बहुत छोटी होती हैं, जो आप पेन से निशान लगाते हैं उतनी जगह में लाखों कोशिकाएं होती हैं। तो सेम सिस्टम जो है इसका होता है। तो इसमें डाटा रीड राइट करने का काम जो किया जाता है वो मैग्नेटिक पावर के ज़रिए किया जाता है, वही डाटा रीड होता है और वही डाटा राइट होता है। इसमें भी अगर देखा जाए तो डाटा एक्सेस करने के लिए
ये एक टेबल बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर देखें टू एक्सेस डाटा, ठीक, इट क्रिएट ए टेबल, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ठीक। अब टेबल को एक नाम दिया जाता है फाइल एलोकेशन टेबल की कौन सी फाइल कहाँ पे रखी गई है। ये टेबल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग बनती है। जैसे अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो हम विंडोज़ की बात करें, ठीक, इन विंडोज़, ठीक, इट्स 2 फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे 2 फाइल फॉर्मेट होते हैं, एक फैट और दूसरा NTFS। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ये पुराना फॉर्मेट था। इसमें आप जो हार्ड डिस्क लगाते, भले कितनी बड़ी लगाते, लेकिन आप उसके जो पार्टीशन करते, एक पार्टीशन 32 GB का ही हो सकता है। लेकिन आजकल हम लोग NTFS यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसमें आप कितना भी बड़ा पार्टीशन बना लीजिए, लेकिन टोटल डिस्क साइज 2000 GB या 2 TB हो सकता है। 2 TB से बड़ी आप हार्ड डिस्क यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब जो सर्वर वगैरह बनाए जाते हैं, तो सर्वर वगैरह में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क लगती हैं, तो वो लोग GPT यूज़ करते हैं, ग्लोबल पार्टीशन टेबल। अब ये पार्टीशन क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। अब हमारा जैसे लैपटॉप है, तो इसमें हार्ड डिस्क तो एक ही लगी है, लेकिन देखो लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E। इसमें भी वही बात है, आप प्लाट एक खरीदो, कमरा आप चाहे जितने बनवाओ, लेकिन इतना बड़ा कमरा बनवाओ कि तकलीफ पड़ जाए। अब ऐसा ना हो आप 2-2 GB पार्टीशन बना दो, है ना, कोई 4 GB मूवी दे दे तो वो स्टोर ना हो, है ना। तो हम डिस्क के हिसाब से 100-150 GB तक का एक पार्टीशन बना के डाटा को रख सकते हैं। तो ये तीनों पार्टीशन एक ही डिस्क के हैं। बाकी इन पार्टीशन को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये हार्ड डिस्क होती हैं, ये भी इस बात का रिकॉर्ड रखती हैं कि कौन सा पार्टीशन बना हुआ है और कितने GB के बाद बना है। क्योंकि यहाँ चूना से लाइन तो डाली नहीं जाएगी कि भाई यहाँ तक पहला पार्टीशन है, इसके बाद दूसरा पार्टीशन है। इसका टेक्निकल एड्रेस स्टोर किया जाता है कि इस नंबर एड्रेस तक पहला पार्टीशन है और इसके बाद दूसरा। तो इसके लिए जितनी भी बूटेबल डिस्क होती हैं, इनका जो ये पहला सेक्टर होता है, ये हम लोगों को यूज में नहीं मिलता। इन केस ऑफ बूटेबल डिस्क, ईच डिस्क कंटेन बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड 2 तरह के होते हैं, हम आपको बता दें, एक VBR और एक MBR। VBR और MBR। VBR को वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड बोला जाता है। वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड में ही इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि पहला वॉल्यूम कहाँ तक है, दूसरा वॉल्यूम कहाँ तक है, तीसरा। दूसरा आता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड में बूटेबल फाइल रहती हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल को स्टार्टअप देती हैं, यानी जो उसे ऑन करती हैं, बूट करवाती हैं। अगर मान लीजिए इनमें वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर डेड ही माना जाएगा। जब तक आप दोबारा विंडोज़ डाउनलोड नहीं करते, इंस्टॉल नहीं करते, तब तक वो कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये काम होता है हार्ड डिस्क का। अब हम लोग ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात करेंगे कि ऑप्टिकल डिस्क में किन किन डिस्कों को शामिल किया जाता है।